सलीम साफ़ी साहब, एक तो ये जो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक उमर चीमा साहब ने 2-4 बातें आप एक दिन पहले भी बता चुके हैं हमें, अगर आप जवाब देना चाहें उसका। और ये भी प्लीज़ कि क्या वाकई में इस चीज़ के ऊपर बैंक किया जा रहा था कि मौलाना साहब से कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग बनवा दी जाएगी या कुछ हो जाएगा? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब के मुलाकात तक तो उनको मुसविदा नहीं दिया गया था। और परसों के रिपोर्ट कार्ड में मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने कहा, वो आ जाते थे और उनसे कहते थे कि मौलाना साहब देखिए मान जाए ना, और प्लीज़ आप वो कर लें। और इस वक्त मौलाना से 2 डिमांड्स चल रहे हैं। एक उनसे ये डिमांड चल रहा है कि आप हुकूमत ज्वाइन कर लें, और दूसरा ये बिल वाला मामला आ गया था। तो मौलाना हैरान होते थे कि भाई मुझसे जब मुतालबा किया जा रहा है तो वो कौन से काम की, हुकूमत ज्वाइन करने वाले काम की जा रही है या इसकी की जा रही है। तो मौलाना ने उनसे कहा कि मुझे बिल तो दिखा देना कि वो क्या है। और आपको मैंने फिर बताया था कि फिर रात के वक्त एक ब्लैक लिफाफे में उनको बिल भिजवा दिया गया। हाँ, और जब उनके जो आईनी टीम है, कानूनी टीम है, उन्होंने जब देखा तो मौलाना ने कहा कि उस लिफाफे में काले नाग ही मुझे नजर आए और कुछ नजर नहीं आया था। तो उस वक्त से उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। फिर जब ये लोग जाते उनके पास तो मौलाना उनसे यही बात करते। इसमें ये जो हमाकत की इंतहा हुकूमत ने कर दी है, तो एक फैक्टर वो हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है, जो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, कि ये हुकूमत इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थी। शायद हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट इस बात पे थी कि जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया उनका ये ख्याल था कि मौलाना को उन्होंने मनाया होगा। और क्योंकि ये 2-3 जो सियासी शख्सियात उनसे मिली हैं तो वो भी उनके लोग समझे जाते हैं। लेकिन मौलाना के उस तरफ के ताल्लुकात इनसे ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, दूसरी बात, मौलाना साहब उनसे कोई इस दौरान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है, ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है। वो इलेक्शन के बारे में उनकी वही राय है जिसकी तरफ उमर चीमा ने इशारा किया। अच्छा, एक जब 2 बंदे साथ बैठे हों, फॉर एग्जांपल वज़ीर आज़म हो या बिलावल हो, वो कहे जी मौलाना मान जाए, तो मौलाना की एक और सलाहियत भी है, वो ऐसे अंदाज में हाँ कर सकते हैं जिसमें ना भी छुपा हो, और वो ऐसे अंदाज में ना भी कर सकते हैं जिसमें हाँ भी छुपा हो। तो वो दरवाज़ा कोई बंद नहीं करना चाहते। मसलन अब ये असद कैसर साहब ने कह दिया कि पीटीआई और वो पार्लियामेंट के अंदर मिल के, बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात उनकी गलत है। मौलाना ने पीटीआई वालों पे ये वाजे कर दिया है कि भाई हमारी सिर्फ सीज फायर हुई है, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है, न आप लोग किसी फैसले के लिए मेरी इजाज़त के पाबंद हैं, न मैं आपके अपने किसी फैसले के लिए आपकी इजाज़त का पाबंद हूँ। तो अगर मौलाना और बिलावल का अभी कोई मुश्तरका बिल आता है और उसमें वो इत्तेफाक़ उनकी बनती है, तो उसमें फिर पीटीआई मौलाना को नहीं रोक सकती। अच्छा, शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं उमर चीमा की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये जो मलबा डालना कि लॉ मिनिस्टर और मोहसिन नकवी जो है वो मौलाना को कन्विंस नहीं कर सके, मेरे ख्याल से ये हुकूमत की तरफ से तो हो सकता है इस तरह की बातें की जाए कि मलबा उनके ऊपर डाल दे। इसके अलावा तो सदर मुमलिकत हो, शहबाज शरीफ हो, ये सारे मौलाना साहब से मिल चुके थे, इसहाक डार साहब मिल चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 लोगों पे छोड़ दिया गया था कि आप मौलाना को कन्विंस करें। मेरे ख्याल से एक प्रोसेस पे तो हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस में ना तो कोई डिस्कशन थी, ना ड्राफ्ट था, और उस दिन अगर मौलाना हाँ कर देते तो हमें ये पता है कि वो बिल पास भी हो जाता, और शायद हम भी उसको पहली मर्तबा सुन रहे होते कि जब वो कवरेज चल रही होती है असेंबली में इस 26वीं तरमीम को पास करने की, तब हमारे सामने शायद ये बात आ रही थी, क्योंकि हुकूमती वुज़रा खुद हमारे प्रोग्राम पे कह चुके थे कि हमने 2 दिन में पास करवाना है। और तमाम तर इशारे भी यही मिलते हैं, जिस तरीके से हाउस को बुलाया गया, तमाम एमएनए सेनेटर्स को कहा गया कि आप इस्लामाबाद में रहे, तो हुकूमत का इंटेंट तो ये था कि ये बिल पास करवा लेना है। तो मौलाना साहब ने इस पे जो है स्टैंड लिया। हमें मेरे ख्याल से ज्यादातर गौर करने की इस बात पे जरूरत है कि ये बिल था क्या। वो चीमा साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि इस बिल में कोई ऐसी चीजें नहीं थी। देखिए, ये जो हम तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा था ना कि 2019 में क्या हुआ था, उसी वक्त से प्लान था कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस करना है ताकि वो बाद में चीफ जस्टिस ना बन सके, खासतौर पर जब इलेक्शन हो रहे हैं। उसी वक्त से ये फैसला कर लिया गया था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है ताकि जब
2023 आए, 2022 आए, तो उस वक्त फिर जनरल फैज को हम चीफ बना सके ताकि वो इलेक्शन के वक्त चीफ हो। जी, और ये ऑपोजिशन ने यही कह के हुकूमत गिराई थी ना, पीडीएम जो हुकूमत आई थी, जिसको 10 साल प्लान कहा जाता था। इस हुकूमत का भी अगर आप देखें तो ये हर पोजीशन के हवाले से अपनी फील्डिंग रखना चाहते थे ताकि किसी तरह जो अगला इलेक्शन है वो भी सिक्योर कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो तमाम तर पावर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं आईनी अदालत में, और बाज़ इशारे ये मिलते हैं, मेरे जवाब मुकम्मल होने दीजिएगा, कि बाज़ इशारे ये मिलते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि काजी फाइज ईसा साहब उस आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन जाए, जैसे कि अभी सलीम साहब ने भी कहा। फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जहां पे जो मुतनाज़ा हो चुकी है इस एक फेल्ड इलेक्शन करवाने के बाद, उसी चीफ इलेक्शन कमीशन को और उसके मेंबरान को दोबारा किस तरीके से रीइंस्टेट किया जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में दोबारा तौसी कैसी जाए, उसकी पूरी फील्डिंग इन प्लेस करने की इन्होंने कोशिश की। तो जो तहरीक इंसाफ अपने मनपसंद लोगों को रख कर दोबारा इलेक्शन और अपना टेन्योर 5 साल नहीं 10 साल या 15 साल का करना चाहती थी और एक फेल्ड अटेम्प्ट थी, इस हुकूमत ने भी अपने पहले साल में यही कोशिश की है कि हम अपने मनपसंद लोगों को एक अहम ओहदे पे रखें ताकि हम अपनी जो ये मौजूदा हुकूमत है इसको भी स्टेबल कर सके, इसको कोई खतरा ना हो और कहीं ना कहीं हम आने वाले इलेक्शन में अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लें। ये अटेम्प्ट थी। दो बातें एक तो आप ये कह रहे थे अभी सलीम साफी साहब ने कहा, साफी साहब ने नहीं, आई थिंक उमर चीमा साहब ने कहा था, बट फखर से कल भी हमारी बात हुई। साफी साहब ने भी कहा कि साफी साहब ने भी ये कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश थी कि वो चीफ जस्टिस साहब को रखे, वो शख्सियात पे देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि वो चीफ जस्टिस जो है वो ना रहे इस पोजीशन पे। फ़खर से कल भी बात हुई और फ़खर इस बात से अग्री नहीं करते, वो कहते हैं उनके ज़राए या उनकी जो मालूमात है उसके मुताबिक ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा है। फ़खर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? अलीना, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर ये अमेंडमेंट की जा रही है अलीना के एज 68 होगी, साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं और वजीर आजम ने लगाना है, आपके जहन में कौन सा नाम आता है? मुझे नहीं पता, मेरे जहन में आते फखर का नाम, जिनकी तलाक मुख्तलिफ है। फखर की जवाब सुन लेते हैं। डिस्कशंस हुई हैं उसमें अगर आप जो खबरें सामने आई हैं, जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें तो यही सामने आया कि ये हुकूमत की बड़ी बात कर रहे हैं या बड़ी बात कर रहे हैं आप बता रहे हैं मौलाना साहब से जो डिस्कशंस हुई हैं ऑफ द रिकॉर्ड उसमें ये नाम लिया गया है, बट फखर थिंक्स अदरवाइज। फखर प्लीज मुख्तसर। अलीना, बिल्कुल मैं ये मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के लिए ही ये जो आईनी कोर्ट है उसको बना रही है या उसके हवाले से ये जो एक डाला गया है कि 68 ईयर वाला हो। देखें, ये तो 3 साल के लिए होंगे, उसके बाद ये तो हमेशा के लिए जो आईनी तरमीम का वो मामला है, तो इसको अगर उस तनाजुर में देखा जाए ये एक देरीना मुतालबा है, ख़ास तौर के ऊपर जो लोगों को, आम साइलिन को जो इंसाफ के हवाले से, तो उस पर अगर हम इस हवाले से सोचें, मैं अब भी ये समझता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है और होनी भी चाहिए मीडिया पे और पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन जो बुनियादी इसका थीम है वो एक काम करते हैं। फखर, आपका भी पॉइंट आ गया, शहजाद आपका भी पॉइंट आ गया।